ये बात है जून 1975 की। एक मामूली पान सुपारी का बिजनेस करने वाला इंसान ढाका पहुंचता है और उसकी मुलाकात बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से होती है। शेख मुजीबुर रहमान को लगा जो ये बिजनेसमैन है, ये जो बातें करेगा वो बिजनेस से रिलेटेड करेगा, लेकिन उस इंसान ने मुजीबुर को कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस इंसान ने बताया कि मुजीबुर रहमान, आपका जल्द तख्ता पलट होने वाला है। 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में शेख मुजीबुर रहमान ने उस व्यक्ति की एक ना मानी। ठीक 1 हफ्ते बाद मुजीबुर रहमान और उनके 40 फैमिली मेंबर समेत हत्या कर दी जाती है और तख्ता पलट हो जाता है। ये तख्ता पलट की जानकारी मुजीबुर रहमान को देने वाला कोई और नहीं बल्कि रो के संस्थापक आरएन काउ थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और आज हम आरएन काउ के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने में आरएन काउ का एक बहुत बड़ा अहम योगदान था, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में शामिल होने से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। इसकी अपनी सरकार थी। इसे चोग्याल राजा शासित करते थे। 1975 में लोकमत के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। इस घटना के पीछे कई राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाएं छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिक्किम का भारत में विलय हो जाए, लेकिन नेहरू जी इस बात से नाखुश थे। नेहरू को चीन की फिक्र ज्यादा थी। उनको लगता था अगर भारत सिक्किम को अपने हिस्से में लेने की बात करेगा तो चीन तिब्बत पर आक्रमण कर देगा। इसके बाद साल 1950 में भारत और सिक्किम के बीच ट्रीटी साइन होती है, जिसमें भारत सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट बन गया था, यानी सुरक्षा, डिफेंस और विदेश मामलों का जो नियंत्रण है वो भारत के पास रहने वाला था। साल 1964 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर नेहरू की मृत्यु के बाद राजा चोग्याल पाल्डेन चाहते थे 1950 की जो ट्रीटी थी प्रोटेक्टर वाली, उसमें बदलाव किया जाए और सिक्किम को भूटान की तरह स्वतंत्र देश का स्टेटस मिले, ऐसा पाल्डेन चाहते थे। फिर साल 1968 में चोग्याल भारत आए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और साल 1970 में भारत सरकार ने चोग्याल राजा को सिक्किम के लिए परमानेंट एसोसिएशन का स्टेटस ऑफर किया। मंत्रिमंडल में जब इस चीज की चर्चा हो रही थी तो आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा, आपको सिक्किम के साथ जो करना है वो करिए, लेकिन सिक्किम में आर्मी डिप्लॉय करने की पूरी आजादी मुझको ही मिलनी चाहिए। सैम मानेकशॉ के इस स्टेटमेंट से तो आप समझ ही गए होंगे कि सिक्किम का स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। इसके बाद इंदिरा गांधी का वो पहला कार्यकाल था और 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने सिक्किम पर ध्यान दिया और एंट्री होती है रो की। तब इंदिरा गांधी ने रो के संस्थापक आरएन काउ से पूछा, क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो क्या? तब सिक्किम को लेकर एक प्लान तैयार हुआ और वो प्लान बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि पीएन बनर्जी थे, जो कि रो के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर थे। महज 4 दिन में प्लान तैयार किया गया और आरएन काउ ने इंदिरा गांधी के सामने ये प्लान पेश किया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने उस प्लान पर मोहर लगा दी थी। प्लान काफी सिंपल था। प्लान था कि चोग्याल राजशाही को धीरे धीरे खत्म किया जाए, जिसमें सिक्किम की लोकल पार्टीज की मदद ली जाए। तब सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर थे काजी लेंडुप दोरजी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी चाहती थी कि सिक्किम में किसी भी तरह से इलेक्शन किया जाए और जिसमें काजी की पार्टी की जीत हो, जिसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो, पेश हो और सिक्किम भारत का विलय हो जाए। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये था नहीं। तब सिक्किम को भारत में किस तरह से विलय किया जाए, उसमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आरएन काउ ने अपने 2 बेस्ट ऑफिसर अजीत सिंह शैली और पीएन बनर्जी को मैदान में उतारा और पूरे ऑपरेशन पर नजर तब रख रहे थे रो के हेड जीबीएस सिद्धू। साल 1973 में ऑपरेशन का नाम ट्वाइलाइट और जनमत के नाम से हुआ। उसके बाद साल 1973 में रो ने ट्वाइलाइट और जनमत के नाम से सिक्किम में ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन सिक्किम के कांग्रेस लीडर के नाम पे था, जिनके सहयोग से सिक्किम भारत का हिस्सा होने वाला था। साथ ही इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि इससे पहले सिक्किम का जो पूरा मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले ले, इससे पहले सिक्किम ऑपरेशन को तेजी से बढ़ाया जाए और साथ ही वो ये भी चाहती थी कि जनता का विरोध चोग्याल के लिए इतना बढ़ जाए कि चोग्याल राजा को खुद भारत की मदद मांगनी पड़े। फिर दिन आता है 4 अप्रैल 1973 का, जब राजा चोग्याल का 50वां जन्मदिन था। राजमहल के अंदर दावतें हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था और राजमहल के ठीक बाहर राजा के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा था। इसके बाद जो राजा के बेटे हैं तेंजिंग, वो राजभवन के रास्ते से जा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया और झड़प हुई। तभी तेंजिंग के जो गार्ड्स हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और सिक्किम में चक्का जाम किया और कई दिनों तक भारी लूटपाट और सिक्किम में
बहुत मजबूरी देखने को मिली, जिसके बाद मजबूरी में ही चोग्याल राजा ने भारत से मदद मांगी और वो 4 दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल को भारत सिक्किम के बीच लिखित समझौता हुआ, जिसमें भारत ने सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में लिया। साथ ही जो सिक्किम पुलिस है वो भारतीय सेना के अंडर आ चुकी थी। लेकिन उसी दिन 8 अप्रैल को चोग्याल राजा के पास राजभवन और वहां के गार्ड्स का नियंत्रण मिला। लेकिन इससे इंदिरा गांधी नाखुश थी। वो चाहती थी अगर सिक्किम का भारत में पूरी तरह से विलय होना है तो राजभवन और वहां के गार्ड्स का भी जो नियंत्रण है वो भारत सरकार पे आना चाहिए। और यही बातें इंदिरा गांधी ने राव से कही। उसके बाद राव के पास एक और बड़ी मुश्किल थी, वो थी चुनाव में 70% से ज्यादा मत जरूरी था सिक्किम का भारत में विलय होने के लिए। इसीलिए आरएन काओ ने बनर्जी को एक आखिरी टास्क दिया, जिसमें उन्होंने ये प्रचार करने को कहा कि सिक्किम और दार्जिलिंग के विकास में जमीन आसमान का फर्क है और यह फर्क तभी मिट सकता है जब भारत में सिक्किम का विलय होगा, तभी विकास के लिए भारत में सिक्किम का मिलना जरूरी है। इसके बाद साल 1974 में चुनाव हुआ और काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। लेकिन अब बारी थी राजभवन की। इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि बिना किसी खून खराबे के राजभवन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाए। उसके बाद काजी की पार्टी ने सदन में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पेश किया और ये एक्ट पारित हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। जिसके बाद इंडियन आर्मी ने राजभवन पर जाकर राजभवन पर नियंत्रण पा लिया था। इसके बाद 36वां संशोधन संसद में पारित हुआ। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का राज्य बना। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 15 मई को हस्ताक्षर किए और चोग्याल की सत्ता समाप्त हो गई और लोकतांत्रिक सरकार सिक्किम में बनी और इस प्रकार से सिक्किम का भारत में विलय हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही सिक्किम की तरह क्या भूटान भी भारत में शामिल होने वाला है? अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखनी है, जाननी है, तो आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर ये वीडियो आ रही होगी, इस पर क्लिक कीजिए और इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए द पॉलिटिकल पंचायत।